Hello, welcome to Psychrack India. Now we are going to analyze fourth part of Central University Entrance CUET PG 2025 paper analysis with key answer. So if you are new to my channel, don't forget to share and subscribe with your friends. And also we have already made playlist regarding to this. सो प्लीज़ वॉच दिस. आप लोग अपना ओपिनियन बता दीजिएगा. हम लोग आगे देखेंगे. 31 क्वेश्चन हम जा रहे हैं, यानी कि फोर्थ पार्ट में हम जा रहे हैं. देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है. जो मैच द फॉलोइंग बेसिकली आईक्यू एंड टेस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा है. जनरली आईक्यू क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने फोकस करना चाहते हैं. देखिए पहले तो हम लोग देखते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है. देखिए पिक्चर कंप्लीशन जो है वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है. विलियम सिंड्रोम जो होता है वो लो आईक्यू विथ म्यूजिकल टैलेंट, यानी कि A1D4 होता है. तो हम लोग देखते हैं A1D4 किस में अगर यदि दिया है तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं. A1D4 तो पहले ऑप्शन हमको दिख रहा है. थोड़ा सा इसमें थोड़ा गलत होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, मुझे नहीं पता. तो एक तो ये जो है और एक पॉइंट आपको नोटिस कर लीजिएगा. जो डाउन सिंड्रोम होती है ऑब्वियसली हम लोग C2 होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, C2. और पिक्चर कंप्लीशन इसमें आ गया और डी इसमें ये आ गई और बचा अपना B3 होना चाहिए. यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा. अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे ये B3 होना चाहिए, C3 नहीं है, B3 होना चाहिए. तो ये ऑप्शन आपको सही बैठेगा. यहाँ पे प्रिंटेड मिस्टेक होगा क्योंकि हम लोग देखने से पता लग रहा है कि पिक्चर कंप्लीशन हम परफॉर्मेंस टेस्ट में करते हैं. सो विलियम सिंड्रोम जो है लो आईक्यू विथ म्यूजिकल टैलेंट होता है. तो डाउन सिंड्रोम जो यूजुअली आईक्यू बिलो 50 का होता है. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि हम लोग आगे चलते हैं. चलिए हम लोग आगे चलते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारा. नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो इसमें हमको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. अगेन एक इंटेलिजेंस का पहले भी क्वेश्चन इंटेलिजेंस का था. अब हम थोड़ा बताएंगे कि ग्रुप टेस्ट इंटेलिजेंस क्या है. इसमें देखिए हम देखने से पता लगता है ये आर्मी अल्फा जो पहले हम लोग जो बनाए गए थे, आर्मी अल्फा का जो टेस्ट बनाए थे, आपको पता सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो जिक्र करते हैं हम लोग. दैट टाइम द आर्मी अल्फा टेस्ट वाज बिल्ट टू अंडरस्टैंड मास लेवल को इंटेलिजेंट टेस्ट करने के लिए, नहीं ग्रुप में हम लोग को करने के लिए आर्मी अल्फा बनाया था. तो बाकी जो टेस्ट है वो इंडिविजुअल में ज़्यादा ये किया जाता है. जो ये सारे जो है इंडिविजुअल्स का ही है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका तो आर्मी अल्फा का होगा. ठीक है, तो ये बात समझ में आया होगा. अगर यदि आप लोग को डाउट है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ दीजिएगा और वी विल सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम्स. चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे. ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हमको पता था. चलिए हम लोग 34 क्वेश्चन को चले जाएंगे. तो उन्होंने ये पूछा है कि आईक्यू फार्मूला क्या है. फार्मूला का आईक्यू तो आपको पता ही है. तो फार्मूला का आईक्यू क्या होती है, MA/CA इंटू 100 होता है. तो ये जो है अपना ये चीज़ होती है. बाकी को आपको देख सकते हैं उसमें, बाकी ऑप्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैच नहीं कर रही है. तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हैं. तो 35 क्वेश्चन नंबर के हम लोग अगर यदि देखें तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा. इन द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द 3 एस्पेक्ट और एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंस डैश इंटेलिजेंस, उसको हमने भरना है उस चीज़ में. देखिए ट्रायर्किक थ्योरीज इंटेलिजेंस जो स्टेनबर्ग ने दिया था उनमें जो दो ऑप्शंस तो उन्होंने बोल रखा है. एक तो एनालिटिकल एंड क्रिएटिव है और एक एस्पेक्ट है हम लोग को बताना है वो है प्रैक्टिकल. क्योंकि ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में तो नहीं बताया, जनरल इंटेलिजेंस के बारे में तो नहीं बताता है, तो ये सारे चीज़ नहीं होता है इसमें. तो ये जो है सही आंसर है प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के उन्होंने जिक्र किया है, क्रिएटिव, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल. इसको हम बोलते हैं ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्टेनबर्ग ने दिया है. तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे. तो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय. तो ये देखिए इसमें दो क्वेश्चन दोनों ने भी काम किया है. गोल्डमैन भी काम किया है और सलोवे मेयर भी काम किया है. लेकिन फ़र्क इतना है, इन्होंने 1990 में ये कॉन्सेप्ट दिया था. तो और जो उसके बाद इन्होंने ज़्यादा वर्क किया 1995 में. तो इसका मतलब हमारा जो पहला जो काम किया उसका नाम हम चुन सकते हैं. तो आंसर हमारा 2 होगा. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा क्योंकि गोल्डमैन ने तो काम किया, लेटर पार्ट उन्होंने काम किया था. तो अगर पायोनियर क्या है वो है
सोलोवे मेयर का। तो इसको अब समझ में आया आया होगा आपको। आगे हम चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। देखिए पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रोजर ने दिया था, और ये जो कॉन्सेप्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है, सो वी कैन जस्ट मेक द प्रॉपर, इसको हम लोग ये करना होता है इसका, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 37 का इसका है। तो 37 का हम अगर बात करें, 37 क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हमने देखे, इसका जो आंसर कौन सा बैठेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ सेल्फ वर्थ। कोई भी इंसान क्या होता है अपने ऊपर जो अनरियलिस्टिक कंडीशंस, जब उनके अपना सेल्फ वर्थ के बारे में अनकंडीशन, जो अनरियलिस्टिक, जो रियलिटी में नहीं होते, अनरियलिस्टिक को रखते हैं, तो वो बात आ गई है, ये आता है पहले। उसके बाद आता है, उससे वजह से क्या होगा, हमारा डिस्टार्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट हो जाता है। जब हम ऐसा सोचते हैं, अनरियलिस्टिकली सोचते हैं, तो डिस्टार्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा बन जाता है। तो उसके बाद ये सी हो गया, और उसके बाद हमारा बी है, उसको हम थेरेपी देना पड़ेगा, दैट इज व्हाट थेरेपी स्टार्ट। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अनरियलिस्टिक जिसे एनहांस्ड एडजस्टमेंट एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलमेंट। तो यही तो हमारा मकसद रहेगा। तो यानी कि हमारा लास्ट में जो है यही प्रोसीजर आ जाएगा, ठीक है ना, ये जो पहले में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम डिस्टार्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट होने की वजह से थेरेपी दे देते हैं। तो इसके वजह से ये जो हमारा ACBD ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो हम लोग आगे चल जाते हैं। आई होप दैट आप लोग यू आर गॉट द आंसर हियर एंड आल्सो क्लैरिटी। तो हम लोग हमें आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चंस, हम ऐसे ही 10 क्वेश्चंस बनाते रह रहे हैं ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। तो हम चलते हैं, विच थेरेपी फोकसेस ऑन persuading the individuals to recognize and change the irrational assumptions that under their thinking। तो देखिए इरेशनल के बारे में बता रहे हैं, तो इरेशनल का मतलब होता है, जो इरेशनल को चेंज करने वाले क्या होता है, उसको रैशनल बोलते हैं। तो इसके लिए रैशनल इमोटिव थेरेपी, आंसर में क्वेश्चन में भी आंसर दे रखा है। वैसे तो कॉग्निटिव थेरेपी का ही ये पार्ट है, ठीक है। ये सारे चीज़ क्या है, ये तीनों पॉइंट है कॉग्निटिव थेरेपी का ही है, लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक आंसर बताना है तो वो रैशनल इमोटिव थेरेपी का बताना है। तो आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे चल जाते हैं। चलिए, इसकी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 39 क्वेश्चन में हमने पहुंच गया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैक्स कॉग्निटिव थेरेपी अरेंज द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इन सीक्वेंस दैट लीड टू द, क्या बोल सकते हैं हम लोग, 39 क्वेश्चन का जो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैक्स कॉग्निटिव थेरेपी अरेंज द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इन सीक्वेंस दैट लीड टूवर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो कॉग्निटिव थेरेपी बैक्स का जो है उसके कंटेक्स्ट में हम लोग इसको सीक्वेंस बनाना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या होती है, इलॉजिकल आइडियाज आता है। सबसे कोई भी बंदा सडनली डिप्रेशन नहीं चला जाता, तो इलॉजिकल आइडियाज आ जाते हैं। तो इलॉजिकल आइडियाज आने के बाद हमारा जो बनता है नेगेटिव इफेक्ट, उसके इलॉजिकल आइडियाज जो होता है तो नेगेटिव थॉट्स हो जाता है उससे। नेगेटिव अफेक्ट का मतलब नेगेटिव थॉट्स ही आ जाते हैं कुल मिला के। मतलब नेगेटिव अफेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सोचना शुरू करेंगे कि हमारा क्या होता है, उसके उसके बाद हमारा नेगेटिव थॉट्स, मेमोरीज, आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव थॉट पैटर्न में हम आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में हम आ जाते हैं। इससे वजह से क्या होगा, हमारा डिप्रेशन बढ़ेगा। तो इसीलिए जो लास्ट में हमारा डी रहेगा, यानी कि ये और डी, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन में ए और डी कहाँ है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस में भी ए एंड डी कहाँ है, ए सी आ जाएगा पहले। तो अब देखिए, तो इसमें क्या है, लास्ट में सी आ जाएगा और पहला जो है बी आएगा। क्यों? क्योंकि इलॉजिकल तार से शुरू किया था हम लोगों ने। उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, डी आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव थाट्स। उसके बाद लास्ट में जो हमारा सी जो है, यानी कि लास्ट में हमने डिप्रेशन में पहुंच जाएगा बंदा। तो ये बात समझ में आया होगा कि बिल्कुल एकदम अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसका। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। In DSM, according to DSM-5, obsessive compulsive disorder has been classified। देखिए वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजार्डर को हमने क्या नाम दिया था, देखिए एंग्जाइटी डिजार्डर के ही डिजार्डर उनको बताया जाता है, ओसीडी एक पार्ट ऑफ द थिंग्स, बट हमने एक नाम दिया हुआ है। डिसोसिएटिव डिजार्डर भी नहीं है, हमने एक नाम दिया हुआ है
ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिजार्डर, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिजार्डर करके हमने मेंशन किया हुआ है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजार्डर नो ऐसे क्लासीफाई किया गया हमारा। हम कैसे क्लासीफाई किया? ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिजार्डर करके दिया है। चलिए हम लोग इसके साथ हम लोगों ने फोर्थ पार्ट को कंप्लीट कर लिया। फोर्थ पार्ट का हमने कंप्लीट कर लिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, जो पीजी एग्जाम का जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जो आप लोग पीजी का है तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगले महीने एग्जाम्स है, इसलिए आप लोगों की मदद के लिए मैं कर रहा हूँ। यदि आप लोग नया है तो शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।